जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका की संरचना। हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कोशिका। कोशिका में सेल मीन साइटो बायोलॉजिकल नेम है। और इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक सर ने की थी। उसके बाद उन्होंने मृतक कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। उसके बाद स्लाइडेन वन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह बताया कि कोशिका जो है जीवन की प्राथमिक इकाई है। जीवन की इकाई है, प्राथमिक इकाई कोशिका ही है। और यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। उसको हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो आज इसको हम लोग देखते हैं कि कोशिका की संरचना। इस समय हम केवल डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। समझाने के बाद इसको हम पूरा डिटेल में करवा रहे हैं। तो ये हम पादप कोशिका बनाए हैं। ये केवल पादप कोशिका बनाए हैं, इसमें जंतु कोशिका नहीं बनाए हैं। इसे मैं आप लोगों को समझा देंगे। तो इसमें देखिए, पादप कोशिका में ये जो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति से ठीक लगी हुई, एकदम उसके पास बगल में, ठीक उसके पास बगल में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अगर कहा जाए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है पदार्थों के आदान प्रदान करने के योग्य होती है। उसी से ठीक लगी हुई कोशिका झिल्ली होती है। और ठीक कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इसमें द्रव भरा होता है। एकदम चिपचिपा तरह का गाढ़ा द्रव्य भरा होता है। उस गाढ़े द्रव्य को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग जीव द्रव्य कह ही सकते हैं। और जीव द्रव्य के ये सब भाग हो जाते हैं, इसको तो हम लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर ये सब भाग मिलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और ये जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी ये क्रोमेटिन सूत्र पाए जाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो है लाइसोसोम, लवक, ये सब कोशिका झिल्ली के अंदर ये सब पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया? तो इसके आगे देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रक्चर में आप लोग देखे ही हैं। स्ट्रक्चर में देखने के बाद हमने ये बताया कि सबसे बाहरी वाल, जो कोशिका की सबसे बाहरी वाल है, वो कोशिका भित्ति कहलाती है, यानी सेल वाल। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। वो बहुत ही कठोर टाइप की कोशिका भित्ति होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है हमारे पाचन में सहायक नहीं है। हमारा शरीर जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। सेल्यूलोज केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। और सेल्यूलोज का ही देखिए हमारा कपड़ा बना होता है। सेल्यूलोज का ही देखिए जो लकड़ी उकड़ी का जितना काम है, पेपर हुआ, ये सब सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो इसको हम लोग पचा नहीं सकते हैं। और इसको हम लोग, ठीक है, इसके आगे देखते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो है पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, उसी से ठीक लगी हुई कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको तो कई नाम दिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका मतलब एक ही है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जंतुओं में और पादप दोनों में पाई जाती है। ये जो है पादप और जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन इस कोशिका को, जो कोशिका झिल्ली है,
जो जंतुओं में पाई जाती है, तो जंतुओं की सबसे बाहरी कोशिका सेल मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहरी कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप तुरंत बताइए। तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सबसे बाहरी झिल्ली जंतु कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन होती है, और पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी झिल्ली को सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब इसमें से जो अंदर के भाग होते हैं, जो कि कोशिका पाए जाते हैं, अंदर की कोशिकाओं का जो ऊर्जा होता है वो आदान प्रदान करते हैं और कोशिका को भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी को अर्धपारगम झिल्ली अर्धपारगम कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक उसी के अंदर, ठीक ये जो हम बताए हैं, ठीक ये जो हो गई प्लाज्मा झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली। इसी के ठीक अंदर ये जो हमने डॉट डॉट बनाया था रेड कलर से, तो इसको हम लोग देखते हैं तो ये एकदम चिपचिपा टाइप में, जैसे नहीं कहा जाता है कि एकदम चिपचिपा, जो कि उठाने पे एकदम चिपचिपा होता है, चिपचिपा टाइप में एक द्रव्य भरा होता है इसमें। इस द्रव्य को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, इस द्रव्य का नाम जीव द्रव्य दिया गया है। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी, जिसमें ये जो देखे उसमें हम बनाए थे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और रिक्तिका, ये सब जो थी, वैक्यूल्स वगैरह, उनको कोशिका के अंग कहा जाता है। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर हुआ तो ये कोशिका के अंग ही हुए, तो कोशिका के अंगों को ये सुरक्षित किया जाता है जीव द्रव्य। नहीं तो मान लीजिए हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उन्हीं कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये आपस में चिपके न, इसमें एक बहुत खतरनाक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है लाइसोसोम। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी में जितने कोशिका के अंग हैं इसी में सुरक्षित रहते हैं, इसी में कोशिका के अंग सुरक्षित रहते हैं। तो कोशिका के अंगों को सुरक्षित रहने के लिए जीव द्रव्य का काम करता है। तो जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक तो जीव द्रव्य यानी पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एक कोशिका द्रव्य होता है। ये जो है कोशिका, ये कोशिका झिल्ली हो गई। इसमें जो कोशिकाएं हैं तो इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, जो कि ये द्रव्यों के अंदर है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो केंद्रक द्रव्य है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने उसमें बनाया था, ये बीच में सेंटर में कुछ इस तरह से, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें अलग सा द्रव्य भरा होता है, तो उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो है, ये जो हम बताए दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी काय आदि कोशिका के अंग, जितने कोशिका के अंग हैं इसी में सुरक्षित रहते हैं ताकि आपस में चिपके ना। और केंद्रक द्रव्य जो है, इसमें क्रोमेटिन सूत्र, गुणसूत्र और डीएनए, गुणसूत्र और डीएनए सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा कहीं भी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए वीडियो को कट करके कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने जीव द्रव्य के भाग देख लिए। अब जीव द्रव्य में जो एक एक कोशिका है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इधर से आप लोगों को दिख रहा है, इधर हो जाते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें थी, जो इस तरह संरचना नुमा थी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है होती है, ये हमारे उपापचय, उपापचय का मतलब जो हम भोजन खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पाचन का काम करती है, तो इसी को हम लोग उपापचय कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उपापचय का कार्य करती है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका उपापचय का कार्य करती है। और जो उपापचय से निकलती ऊर्जा है, जो उपापचय से ऊर्जा निकलती है उसको स्टोर करके रखती है, इसीलिए इसको ऊर्जा घर कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हीमोग्लोबिन के रास्ते, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड के रास्ते ऑक्सीजन को लेके आने का काम करती है, मतलब कोशिकीय श्वसन का काम करती है एक तरह से देखें तो। और इसकी जो अंदर की ये दीवार है, अंदर की जो दीवार है इसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। इसके अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो कोशिकीय श्वसन है ये क्रेब्स साइकिल के द्वारा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करती है। जो कि हम लोग भोजन करते हैं तो ऊर्जा के रूप में तो करते नहीं है, भोजन हम लोग जो खाते हैं ऊर्जा के रूप में खाते नहीं है। तो जो हम भोजन खाते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में निकलती है। तो इसको हम लोग देखते हैं 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज ऊर्जा के लिए हम लोगों को 38 एटीपी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ठीक है, देखिए इसके बाद गाल्जी काय, गाल्जी काय को इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसके खोजकर्ता जो है कैमिलो गॉल्जी हैं, खोजकर्ता इसके कैमिलो गॉल्जी हैं। इसकी उसमें देखे होंगे डायग्राम में, तो इसकी एक इस तरह से उंगली नुमा संरचना होती है। सॉरी ये गलत बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़े ध्यान से पढ़िए। इसके बाद किसी भी बुक से आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। उंगली नुमा संरचना होती है। इसका कार्य यह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा स्टोर करके रखती है, ठीक, और इसका कार्य होता है गाल्जी काय का कि ये जो ऊर्जा स्टोर करके रखती है तो ऊर्जा को पूरे हर कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है, ऊर्जा को हर कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है। इसीलिए इसको ऊर्जा परिवहन के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश में भी कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर। गाल्जी काय को हम लोग ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए तो रिक्तिका, रिक्तिका को राजधानी भी हम लोग कहते हैं या वैक्यूल्स। रिक्तिका जो होती है वो कोशिका के जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं, मान लीजिए हम कुछ खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसमें केवल चावल तो रहता नहीं, पानी रहता है, चावल रहता है। तो रिक्तिका जो होती है उसमें से पानी जो होता है, जो अतिरिक्त पदार्थ हुए, अतिरिक्त पदार्थ, इसको भोजन के रूप में हम लोग खाएं तो ऊर्जा घर में जो है ऊर्जा स्टोर हो गई, और उसी ऊर्जा को ये परिवहन के नाम से जानते हैं। उसी ऊर्जा को ये परिवहन करते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय के बाद रिक्तिका और राजधानी का कार्य जो है वो अतिरिक्त जो भी हम भोजन खाते हैं उससे जो अतिरिक्त पदार्थ बचे होते हैं उसका स्टोर करके रखती है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस कहा जाता है। हमारे शरीर में 65% जल होता है, 65% जल के अलावा जो भी हम लोग जल खाते या पीते हैं, या जल कहिए या भोजन कहिए, जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसको स्टोर करके ये भी रखती है। तो ऊर्जा जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया रख देती है, और जो भी अतिरिक्त पदार्थ बचते हैं उसको ये रिक्तिका स्टोर करके रखती है, इसलिए इसको स्टोर हाउस कहा जाता है। उसके बाद ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ये केवल इनका काम है सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कार्य करती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का ये अर्थ है, कोशिका विभाजन का ये अर्थ है कि अपने जैसी कोशिकाओं की दूसरी कोशिका बनाना। उसका अर्थ ये नहीं कि मतलब उसको तोड़ दें तो कोशिका विभाजन हो जाएगा, नहीं, अपने जैसी कोशिकाओं की निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। इसको हम लोग आगे देखेंगे कोशिका विभाजन में। तो इसमें नई कोशिका का विभाजन ये केवल उसी समय दिखाई भी देता है जब सेल डिवीजन का काम होता है तब। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल इसलिए कहा जाता है कि देखिए ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस से कोशिकीय पदार्थ का आदान प्रदान करती है।
न्यूक्लियस से कोशिकीय पदार्थ का आदान प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इससे अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो इसको कहेगा, और ये जो होता है इसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचाएगा, इसीलिए को आदान प्रदान करना कहा गया है। एंडोप्लाज्मिक जो होती है दो तरह की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की, एक स्मूथ होती है मतलब एकदम चिकना, और एक रफ होती है जो खुरदुरा होती है। जो स्मूथ भाग होता है एकदम चिकना भाग, वो वसा और चर्बी का बना होता है, वसा यानी कि फैट चर्बी का बना होता है। और जो खुरदुरा भाग होता है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम ही हमारे प्रोटीन का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसीलिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटीन बनता कैसे है, जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें एमिनो एसिड की मात्रा होती है। एमिनो एसिड की मात्रा हमारे शरीर में, देखिए हमारे शरीर में पहले से 10 एमिनो एसिड होते हैं, पहले से हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड होते हैं, और जो हम भोजन खाते हैं भोजन के रास्ते 10 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करती है। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर की वृद्धि करना, और मेंटेनेंस जो होती है बुजुर्गों, मतलब बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उनकी वृद्धि की जरूरत है नहीं। मान लीजिए कहीं टूट गया, कहीं चोट लग गई, तो उसमें केवल वृद्धि की जरूरत होती है, तो वृद्धि इसी प्रोटीन के कारण होती है, मेंटेनेंस को बनाए रखता है। और जब ऊर्जा हमारे शरीर की खत्म हो जाती है, मान लीजिए हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई, शरीर की ऊर्जा जब खत्म हो जाती है तब इसको ऊर्जा देना प्रोटीन का काम होता है। राइबोसोम देखिए दो तरह के पाए जाते हैं, एक 70S एक 80S। यस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 70S जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है, जो कि छोटे साइज की होती है। 70S प्रोकैरियोटिक होती है, छोटे साइज की होती है, जो कि केवल बैक्टीरिया वायरस में ही पाई जाती है, बैक्टीरिया वायरस की कोशिकाओं में पाई जाती है, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जो कि हम देख नहीं सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे कोरोना वायरस हुआ, उसको हम लोग देख नहीं सकते, तो उसमें ये छोटे साइज के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक 80S जो होती है ये यूकैरियोटिक होती है, बड़े साइज की होती है, ये केवल जंतु और पादपों में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसमें थोड़ा सा ये देखिए, गाल्जी काय का एक कार्य वैसे आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, एक कार्य इस तरह से अगर आप लोग समझें कि मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, मान लीजिए पैर में हमारी ऊर्जा है, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो पैर की ऊर्जा हमारी खत्म होगी। पैर की ऊर्जा जब खत्म होगी तो यही गाल्जी काय जो होती है उंगलीनुमा संरचना, यही ऊर्जा और जो बची ऊर्जा होती है वहां पहुंचाने का कार्य करती है। इसको आप लोग थोड़े सरल भाषा में इसी तरह समझ सकते हैं कि गाल्जी काय जो होती है पैर तक ऊर्जा पहुंचाती है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी ऊर्जा लग रही है, जो ऊर्जा लग रही है तो पूरे शरीर की ऊर्जा लाकर बोलने में इकट्ठा करती है। गाल्जी काय का यही मेन कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखेंगे इसको ऊर्जा घर कहा जाता है, गाल्जी काय देखेंगे इसको ऊर्जा परिवहन कहा जाता है। रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका या रसधानी अतिरिक्त जो पदार्थ बचे होते हैं उसको स्टोर करके रखती है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करती है। अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये कोशिका का कंकाल इसे कहा जाता है। इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वसा और चर्बी। स्मूथ भाग में राइबोसोम जो होता है ये खुरदरे भाग में जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम आप लोग देखे ही, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। में हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है
हमारे भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, या फिर कोशिका का एटम बम। कोशिका का एटम बम इसलिए कहा जाता है कि ये कभी कभी पाचन की क्रियाओं में कभी कभी फट जाती है, तो फटने के कारण कोशिका जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो इसमें जितनी भी कोशिकाएं रहेंगी, अगर लाइसोसोम फट गया तो ये जितनी कोशिकाएं हैं सभी मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी? इसका कारण यह है कि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें जितनी भी कोशिका रहेंगी ये सब मर जाएंगी। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम इसलिए किया जाता है, ये जैविक और आनुवांशिक क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। ये केंद्रक पदार्थ जो होते हैं, केंद्रक कोशिका जो होती हैं, केंद्रक कोशिका जैविक और आनुवांशिक क्रिया पर नियंत्रण रखती है। केंद्रक कोशिका जैविक और आनुवांशिक क्रिया पर नियंत्रण रखती है। केंद्रक के अंदर एक इस तरह धागे जैसी रचना होती है जिसे हम लोग क्रोमेटिन सूत्र कहते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटिन सूत्र। क्रोमेटिन सूत्र कहते हैं। ये जो होती हैं कोशिका विभाजन जब होता है तो छड़ के आकार का हो जाता है। क्रोमेटिन सूत्र जो होता है, जब कोशिका विभाजन होता है छड़ के आकार का हो जाता है तो उसे गुण सूत्र कहते हैं। गुण सूत्र। केंद्रक कोशिका में ये भी देखेंगे कि 90% प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए। 90% प्रोटीन और 10% डीएनए। उसके बाद हम लोग देखेंगे लवक जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स। लवक जो होती है प्लास्टिड्स। तो लवक में 3 तरह की लवक होती हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। इन सब का कार्य क्या क्या है इसको हम देखते हैं। हरित लवक का जो कार्य है ये भोजन निर्माण का कार्य करती है। पत्तियों में, पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करती है फोटोसिंथेसिस द्वारा। पत्तियों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन निर्माण का कार्य हरित लवक का होता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में भोजन निर्माण का कार्य किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हरित लवक में पाया जाता है। और हरित लवक को कोशिका का किचन कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का किचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे खाना जहाँ बनता है तो उसको किचन ही कहा जाता है। तो इसी तरह से ये जो हरित लवक है इसमें भोजन निर्माण का ही कार्य होता है, इसीलिए इसे कोशिका का किचन कहा गया है। वर्णी लवक को देखते हैं। वर्णी लवक का कार्य बस इतना ही है कि फलों में रंग प्रदान करता है। अलग अलग फलों में अलग अलग किस्म के रंग प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए गाजर में कैरोटीन के कारण अलग रंग हो जाता है। टमाटर में लाइकोपीन के कारण अलग रंग हो जाता है। ये केवल रंग प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ये पौधों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आलू और प्रोटीन जैसे दाल और वसा जैसे सरसों का संग्रह करके रखता है जड़ या तने के माध्यम से संग्रह करके रखता है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद गुण सूत्र जो है इसकी अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।